हाँ जी, हमारे 5 चैप्टर हो गए थे जिसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था उस दिन। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री एंड मार्केट स्ट्रक्चर। हाँ जी, मार्केट क्या होता है? मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे सब लोग मीट करते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्लेस जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं उसको मार्केट बोलते हैं। बट राइट नाउ हमारी मार्केट क्या है, थोड़ी एक्सटेंड हो गई है बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन स्ट्रक्चर। हाँ जी, नाउ बेटर। फीचर क्या है मार्केटिंग के? फर्स्ट इज वन कमोडिटी। कि मार्केट में क्या होता है, एक कमोडिटी सेल की जाती है। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज की जाती है। ठीक है, मार्केट्स लगाई ही क्यों गई है? कमोडिटी के लिए। ठीक है, तो मार्केट का मेन फीचर क्या होगा? कमोडिटी यानी कि प्रोडक्ट। देन एरिया, कोई फिक्स्ड एरिया नहीं है अब तो। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन। ठीक है, कोई भी लाइसेंस फ्री है पूरी मार्केट, तो कोई भी बाउंड्री नहीं है। थर्ड है बायर एंड सेलर। जहां बायर एंड सेलर होंगे वहीं पे मार्केट क्या हो जाएगी? एग्जिस्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप फ्लिपकार्ट से भी कुछ मंगाते हो तो वो भी क्या फॉर्म हो जाएगा? वो भी मार्केट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बायर हो और वो सेलर है, तो मार्केट बन गई। जहां पे बायर एंड सेलर होंगे वहां पे मार्केट बन जाएगी। फ्री कॉम फ्री कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ ही सेलर्स हैं। ठीक है, इसलिए कंपटीशन क्या है? पूरा फ्री है। फ्री मार्केट कंपटीशन है। वन प्राइस, एक ही प्राइस रखना पड़ता है क्योंकि सारे प्रोडक्ट क्या है? सेम है। ठीक है। ठीक है, अगर मार्केट की फॉर्म के ऊपर डिपेंड है। अगर परफेक्ट मार्केट है तो एक प्राइस होगा। अगर मोनोपोली मार्केट है तो वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं क्योंकि उसकी मोनोपोली है। देन फॉर्म ऑफ मार्केट, ये आ गई। मार्केट कितनी तरह की होती है? मार्केट 4 तरह की होती है। सबसे पहले आ गया परफेक्ट, दूसरा मोनोपोली, थर्ड इज मोनोपोलिस्टिक, फोर्थ इज ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट कैसी होती है? फीचर सुन लो परफेक्ट के। परफेक्ट के फीचर ये हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। ये ऐसी मार्केट है, मतलब जो चाहते हैं सब लोग कि ऐसी मार्केट हो, लेकिन रियल में ऐसी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, क्या होना चाहिए इसमें? क्या होता है इसमें? इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, फ्री फ्री मार्केट होती है, कोई कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, नो रिवाइवली फर्म, फ्री कंपटीशन है ये। जो प्राइस होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी सारे सेम होते हैं। ठीक है, सबके जो प्रोडक्ट होंगे, हर हर मैन्युफैक्चरिंग, हर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट क्या होंगे? सेम ही ऑलमोस्ट। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। प्रोडक्ट कौन से होते हैं? होमोजीनियस, यानी कि एक जैसे। फ्रीडम होती है एंट्री और एग्जिट में। एंट्री और एग्जिट की फ्रीडम है उनको। परफेक्ट नॉलेज, यानी कि जो बेचने वाला है उसको भी प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है और जो खरीदने वाला है उसको भी प्रोडक्ट।
उसको भी प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है। देन परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड। परफेक्ट इलास्टिसिटी हमने पढ़ा था क्या होता है, यानी कि जितना खींचना चाहो खींची जा सकती है। ठीक है, प्राइस के थोड़े से चेंज है, डिमांड में क्या है, बहुत भारी चेंज आ सकते हैं। ये परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट आ गई। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों मीट करेगी, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट। इक्विलिब्रियम दो तरह से होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, सब कुछ फिक्स होएगा, सारी चीजें, सारी कॉस्ट, सब कुछ फिक्स है, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो शॉर्ट टर्म में। ठीक है, लॉन्ग टर्म में सब कुछ वेरिएबल होगा, आप सब चेंज कर सकते हो। ये शॉर्ट टर्म का देखो, ये आ गई एवरेज कॉस्ट, ये आ गई मार्जिनल कॉस्ट। ये प्राइस है, इस प्राइस और इस कमोडिटी पे, यहाँ पे जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा था, उस पे साइड पे ही वो क्या हो रही है, कट हो रही है। ये हमारा शॉर्ट टर्म का इक्विलिब्रियम आ गया, जहाँ पे मार्जिन और एवरेज दोनों बराबर हो गए। ठीक है, और यही बनेगी ऐसी ही लाइन मार्जिन और एवरेज की, वो देख लो यू शेप ही होगी। ठीक है, और अगर ये इक्विलिब्रियम से नीचे बनती है तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, अगर ये इक्विलिब्रियम से ऊपर बनेगी तो प्रॉफिट होएगा। ठीक है, ये देखो ऊपर है तो ऊपर कट हो रही है ना इक्विलिब्रियम से, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ये वाली, ये प्रॉफिट है। लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम भी सेम ही है, बस शॉर्ट टर्म में कल्ला एमसी आएगा और लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म एमएनसी आएगा। नेक्स्ट मोनोपोली आ गया। मोनोपोली यानी कि वो मार्केट जहां पर सिर्फ एक सिंगल सेलर है, मतलब बेचने वाला एक है और खरीदने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, अब हमारे इंडिया में मोनोपोली बताओ किसकी चल रही है, कोई एक प्रोडक्ट जिसकी मोनोपोली हो। वो कितने भी प्राइस चार्ज कर ले, लोग देने के लिए तैयार, बिकॉज ऑफ द मोनोपोली। हाँ जी, कोई एक प्रोडक्ट जिस पे मोनोपोली हो। मोनोपोली किस पे है, आईफोन पे मोनोपोली है। आईफोन के जैसा मॉडल नहीं आया है, आईफोन के जैसा फोन नहीं आया, तो आईफोन वालों की क्या है, मोनोपोली है। और रेलवे, रेलवे जैसा और कुछ रेलवे नहीं बना है, रेलवे वालों की मोनोपोली है। ठीक है, और नहीं, टाटा कंसल्टेंसी नहीं आएगा, ऐसा प्रोडक्ट जिसका सेकंड वर्जन ही नहीं है। टाटा के जैसी तो और भी इंश्योरेंस कंपनीज होंगी ना, जिसका वर्जन ही नहीं है सेकंड। ठीक है, वो आएगा इसमें।
ठीक है। इसकी फीचर्स क्या है? एक प्रोडक्ट होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, मतलब कि इंडिविजुअल की मोनोपोली होगी, फुल कंट्रोल होगा, एक ही पर्सन के हाथ में सारा कंट्रोल होगा, उस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उस प्रोडक्ट के जैसा कोई और प्रोडक्ट बनाया ही नहीं गया होगा। एंट्री में रिस्ट्रिक्शन है, एंट्री में रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कोई एंट्री नहीं ले सकता, उसकी मोनोपोली है पर्सन की। प्राइस क्या है? इन्फ्लुएंस होता रहता है, मोनोपोली पर्सन है तो वो कभी भी प्राइस अपना कुछ भी रख सकता है। जो मोनोपोली होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं, ना कि प्राइस टेकर। ये मोनोपोली का आ गया शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। ये रहा मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट की कर्व, देन एआर, देन एमआर, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे कट हो रहा है, लेकिन एवरेज क्या है उसकी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमें प्रॉफिट होएगा। ठीक है, ये केस है जहाँ पे तीनों एक साथ कट हो रहे हैं, मतलब एवरेज पे कट हो रहा है मार्जिनल, तो ये कौन सा कोर्स? ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे इसके ऊपर चला गया तो लॉस। हमें हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर एवरेज से ऊपर चला जाता है कुछ भी, ये भी एवरेज है ना, अगर एवरेज से ऊपर चला जाता है कुछ भी, ये एवरेज, ये रहा एवरेज से ऊपर चला गया, यहाँ पे एवरेज था, एवरेज से ऊपर चला गया ये कौन सा केस होगा? लॉस। एवरेज से ऊपर चला जाएगा तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट प्रॉफिट ही होता है, सबको ही प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। लॉन्ग बिजनेस को लॉन्ग टर्म रखा ही इसलिए जाता है क्योंकि प्रॉफिट हो, ठीक है। तो प्रॉफिट का वही सेम, प्रॉफिट का सेम केस है। प्रॉफिट बनाना है तो ऐसे ही बनेगा, एवरेज के अंडर अंडर, इक्विलिब्रियम से ऊपर, एवरेज से नीचे। ये इक्विलिब्रियम, ये एवरेज, इन दोनों के बीच में जो आएगा वो प्रॉफिट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि प्राइस क्यों अलग अलग रखा जाता है? डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। तो प्राइस क्यों अलग अलग रखा जाता है? तीन कारण है: पर्सनल, ज्योग्राफिकल और द बेस ऑफ यूजेस। पर्सनल यानी कि कोई किसी पर्सन से पर्सनली हम लिंक्ड हैं, ठीक है, यानी कि हम कभी कभी अपने बंदों को कम प्राइस पे चीज दे देते हैं ना, तो वो उसकी वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ज्योग्राफिकल यानी कि एरिया की वजह से, कहीं पे वो चीज सस्ती है, दूसरी जगह पे वही चीज महंगी है। फॉर एग्जाम्पल, आप माता पे जाओ, यहाँ घूमने जाओ कहीं, तो वहां पे मैगी भी क्या है? 50 रुपए की, जबकि यहाँ पे 10 रुपए की। तो वो क्या है? ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से पहाड़ों में मैगी मैगी महंगी होती है। यूज के बेस पे डिपेंड है, ठीक है। अगर आपको यूज चाहिए, अब इलेक्ट्रिसिटी है, वो तो चाहिए ही चाहिए, तो उसके जितने मर्जी पैसे रख ले, उसको हमें कंज्यूम करना ही पड़ेगा, उसको हमें लेना ही पड़ेगा। तो यूज के बेसिस पे भी चार्जेस क्या होते रहते हैं? डिस्क्रिमिनेट होते रहते हैं। देन मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक क्या है? मोनोपोलिस्टिक क्या होगा? मोनोपोलिस्टिक मोनो और पोली दोनों की सेंटर होगा, यानी कि इसमें प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होंगे, एक जैसे प्रोडक्ट नहीं होंगे, एक जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। और इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे। एक फीचर आ गया परफेक्ट का, एक फीचर आ गया मोनोपोली का, इसलिए इसको मोनोपोलिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। परफेक्ट का फीचर क्या है? कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है इसमें, और मोनोपोली का फीचर क्या है? कि प्रोडक्ट क्या है? डिफरेंट है।
हर प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका भी इक्विलिब्रियम सेम ही, इक्विलिब्रियम और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो है वो सबके सेम ही बनेंगे। आपको बस मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का ध्यान रखना है, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन। जहां पे ये कट होते हैं उससे ऊपर अगर एवरेज आता है तो क्या होगा, प्रॉफिट। और अगर ये ऐसे यहाँ कट होते हैं तो ये इक्विलिब्रियम, और अगर ये इससे ऊपर चला जाता है तो लॉस। और ये लॉन्ग टर्म में है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे रहता है। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू इक्विलिब्रियम होता है, जितनी सेल हो रही है उतनी प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट मार्केट आ गई ओलिगोपोली। ओलिगोपोली की मार्केट में क्या है, फ्यू सेलर्स है। ठीक है, मतलब ना बहुत ज्यादा सेलर्स भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, फ्यू है। ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, फ्यू सेलर्स है। लाइक एग्जांपल हम ले लिए सिम की। हमारे जो सिम है या जो टेली ये वाली कंपनीज है, सिम वाली, वो क्या है, फ्यू है, वो बहुत सारी कंपनीज नहीं है। हमें या तो रिलायंस का खरीदना होगा या एयरटेल का या वोडा का या आइडिया का, बस ये तीन चार ही कंपनी है। ठीक है, इनके अलावा कंपनी और नहीं है। तो ये कौन सी मार्केट में आती है, ये ओलिगोपोली में आती है। ठीक है, और सबके प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्टील, कॉपर, जिंक, इन सब के क्या होती है, इंडस्ट्रीज, फ्यू इंडस्ट्रीज होती है। फीचर्स क्या है, स्मॉल फर्म्स होती हैं, रिएक्ट ऑन रिवाइवल, रिवाइवल पे रिएक्ट करना पड़ता है। अब जैसे था, अब उसने रिलायंस वालों ने सिम निकाल दिए थे, फोन निकाल दिए थे, तो बाकी कंपनियों को भी क्या करना पड़ा, उसके हिसाब से रिएक्ट करना पड़ा, उनको भी अपने छोटे पैक निकालने पड़े। निकालने पड़ गए थे ना, जब उसने कम पैसों वाला सिम निकाल दिया था। तो इसलिए क्या है, एक जो रिवाइवलरी है वो दूसरे रिवाइवल पे, यानी कि एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर पे अटैक करता है, इफेक्ट करता है। तो इसलिए इसमें कर्व कैसी बनती है, किंग्ड कर्व। याद रखना, ओलिगोपोली में कर्व कौन सी बनेगी, किंग्ड डिमांड कर्व। किंग्ड मतलब कि एक, ये ऐसे किंग का आ जाना, एक छोटा सा किंग का आ जाना, इसको बोलते हैं किंग। यहाँ एक पॉइंट पे आके वो नीचे को चला गया, किंग आ गई, ये किंग डिमांड कर्व है। ये डिफरेंस दिया हुआ है चारों का, फटाफट रीड करो। जो पॉइंट नहीं समझ में आता वो पूछो फास्ट। ओलिगोपोली और परफेक्ट में हमने मार्जिनल को मार्जिनल के साथ इक्वल रखना है। टीचर पढ़ो फटाफट। हाँ जी, रीड कर लिया। ये भी पढ़ो।
हाँ जी, पढ़ लिया। क्लियर है? कोई पॉइंट पे डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, चैप्टर 6 कंप्लीट। चैप्टर 7। नेक्स्ट आ गया प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एनालिसिस। अब प्रोडक्शन को एनालिसिस करना है, यानी कि जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एनालाइज करेंगे कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। फर्स्ट आ गया प्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ इनपुट यूज्ड इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? इनपुट डाल के आउटपुट निकालना। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल से फाइनल गुड को ट्रांसफर करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसको बोलेंगे प्रोडक्शन। हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं जब हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, क्या आता है? वेयर और नॉट टू एक्चुअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस नहीं करना है? हाउ मच, कितना करना है? कितना इनपुट लगेगा? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी? ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं जब हमने प्रोडक्शन करनी होती है। प्रोडक्शन क्या होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट लगाते हैं, देन उस पर प्रोसेसिंग की जाती है, देन वो आउटपुट निकल के आता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन किसका है? प्रोडक्शन फंक्शन है आउटपुट का। ठीक है, जो भी इनपुट लगा रहे हैं और जो भी आउटपुट निकल के आ रहा है उसको बोलेंगे हम प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स क्या है? एक्स एंड वाई दो इनपुट है। ठीक है, दो इनपुट लगा के जो हम आउटपुट निकाल रहे हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। एक्स और वाई दो प्रोडक्ट हैं, दो इनपुट है। ठीक है, टू स्पेसिफिक फीचर क्या है प्रोडक्शन फंक्शन के? लेबर एंड कैपिटल बोथ आर अनअवॉइडेबल। लेबर और कैपिटल दोनों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं प्रोडक्शन के केस में। प्रोडक्शन करनी है तो करनी किसने हो? करवानी तो लेबर नहीं है ना। लेबर के थ्रू ही प्रोडक्शन की जाएगी, तो प्रोडक्शन लेबर को हम क्या है, निग्लेक्ट नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है फीचर इसका, कि लेबर और कैपिटल एक दूसरे के सब्सिट्यूट है। अगर हमारे पास कैपिटल कम है तो हम लेबर ज्यादा लगा के काम कर लेंगे, और अगर हमारे पास लेबर कम है तो ज्यादा कैपिटल लगाकर काम कर लेंगे। क्या क्या होगा इसमें? एक तो टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट यानी कि पूरा जितना उसका प्राइस है। एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट को जब हम नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर देंगे या नंबर ऑफ मैन से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा? एवरेज प्रोडक्ट। यानी कि एक पर्सन कितना प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? एक और यूनिट बनाने में कितना कम लग रहा है,
ठीक है, यानी कि चेंज इन वन मोर यूनिट। ठीक है, तो जब एक प्रोडक्ट और बनाने में हमें कितना फर्क पड़ रहा है, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। के किसके लिए होता है, के इज यूज फॉर कैपिटल एंड एल इज यूज फॉर लेबर। ठीक है, के इज यूज फॉर कैपिटल और एल इज यूज फॉर लेबर। ये दिया हुआ है लेबर, ये दिया हुआ है आउटपुट। एमपी निकालना है, यानी कि मार्जिन, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल में से एक पिछला माइनस करेंगे तो मार्जिनल निकल जाएगा। 8 में से 3 माइनस किए 5, 12 में से 8 माइनस किए 4, 14 में से 12 माइनस किए 2, दैट इज लेबर। और एवरेज निकालना है तो टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, टोटल डिवाइड बाय लेबर, चेंज इन टोटल में करेंगे तो एमपी निकलेगा, और अगर अकेला टोटल करेंगे तो एपी निकलेगा। देन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आ गया, रीड इट फास्ट। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रीड करो फटाफट। रिडक्शन फंक्शन दिया हुआ है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ऑलमोस्ट सेम ही है सारा। ठीक है, इसमें लेबर रेशो चेंज हो सकती है, आप कर सकते हो। और इसमें क्या है, कांस्टेंट रहेगी। इसमें लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, और इसमें लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये पढ़ेंगे हम अभी आगे। कर्व कैसे होगी इसकी, स्ट्रेट लाइन कर्व। इसकी स्ट्रेट लाइन कर्व होगी, और इसकी अपवर्ड स्लोपिंग, यानी कि ऊपर की ओर जा रही होगी। फैक्टर कौन से हैं, लेबर, लैंड एंड लेबर। इसी में भी वही दो फैक्टर है, लैंड एंड लेबर। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन किसका फंक्शन है, लैंड और लेबर का, यानी कि कैपिटल और लेबर। लैंड मीन्स कैपिटल, कैपिटल और लेबर। नाउ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट quantity of one factor is increased, keeping the other factor fixed. The marginal product of that factor will eventually decline. The means that up to the use of the certain amount of variable factor, marginal product of the factor may increase, or after a certain stage it start declining. जिसको बोलेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न। अभी हमने कहा था ना ऊपर, लॉ ऑफ रिटर्न और लॉ ऑफ स्केल। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ फैक्टर। एजम्पशंस क्या होंगी, सब कुछ कांस्टेंट रखना है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, फिक्स्ड अमाउंट है, जो भी चीज हम लगा रहे हैं उसकी फिक्स्ड अमाउंट है, वेरिएबल फैक्टर प्रोपोर्शन है।
ये देखो, लेबर लगाया, टोटल प्रोडक्शन आई, मार्जिनल कॉस्ट की बात हो रही थी, है ना। मार्जिनल कॉस्ट क्या कह रहे थे, जब हम लगाएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट फिक्स रहेगी। एक तो कैपिटल, एक चीज क्या रखनी है, फिक्स रखनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, पहले बढ़ेगी, एक पॉइंट पे आके जीरो हो जाएगी, और आफ्टर दैट वो कहाँ चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये तीन स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है वो बढ़ रही है, सेकंड स्टेज है वो कम हो रही है, डिक्लाइनिंग पे है, ठीक है, और थर्ड स्टेज है वो नेगेटिव पे चलेगी। तो ये है रिटर्न टू स्केल। पहले वो पहले वो पहले वो ऊपर जा रही है, देन एक पॉइंट पे आके वो नीचे आने लग गई, और आफ्टर दैट वो कहाँ चली जाएगी, वो डिक्लाइनिंग पे चली जाएगी। ये मार्जिनल, ये ब्लैक लाइन जो है ये मार्जिनल की है, ये ब्लैक लाइन, ये वाली, ठीक है। पहले इंक्रीजिंग, देन डिक्रीजिंग, देन नेगेटिव, ठीक है। नाउ रीजन फॉर लॉ, इसके रीजन क्या है, यूटिलिटी, इंक्रीज इफिशिएंसी, इंडिविजिबिलिटी। कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में। हाँ जी, आइसोकेंट, आइसोकेंट क्या है, जब हम ज्योग्राफिकली यानी कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं एट प्रोडक्शन फंक्शन को, उसको हम आइसोकेंट कर्व बोलते हैं, ठीक है। जो कि कॉम्बिनेशन होगा इनपुट का आउटपुट का, यानी कि लेबर और कैपिटल का कॉम्बिनेशन होगा, उसको बोलेंगे आइसोकेंट कर्व। ये रहा, लेबर और कैपिटल का कर्व होगा, दैट इज आइसोकेंट कर्व, और ये हमेशा इसी शेप में होगा, कन्वेक्स। कौन सी है ये, कन्वेक्स, ठीक है। क्या होगा, शेप क्या होगी, कन्वेक्स होगी इसकी। और ये शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। हाइयर भी हो सकती है, अगर हम कुछ चेंज करते हैं कैपिटल में तो ये हाइयर की तरफ शिफ्ट हो सकती है, और कुछ कम करते हैं तो वो नीचे की तरफ भी शिफ्ट हो सकती है। और टू आइसोकेंट नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ऐसे कभी भी कट नहीं करेंगी, ये गलत है, ठीक है। कभी भी कट नहीं करेंगे, डू नॉट कट। ये अलग अलग शेप हो गई इसकी, एक ये वाली शेप है, एक ये वाली शेप है। मैप बनाना है मतलब एक में ही बहुत सारे, आइसोकेंट मैप का मतलब है कि एक में ही बहुत सारी आइसोकेंट कर्व्स। तो ये तीन आइसोकेंट कर्व्स बनी हुई, दैट इज आइसोकेंट मैप। देन आइसोकोस्ट लाइन, आइसोकोस्ट लाइन क्या है, जो हमें एक्सपेंडिचर और कोस्ट की लाइन शो करती है, उसको बोलेंगे आइसोकोंट लाइन, ठीक है। ये किसका फंक्शन होगा, वेजेस का, लेबर का, रेंट का और क्वांटिटी का, ठीक है। कैपिटल पे क्या पे करते हैं, रेंट, इसमें ये किसका फंक्शन है, कैपिटल पे रेंट का फंक्शन है, और लेबर को क्या मिलती है, वेजेस, तो मतलब लेबर का वेजेस फंक्शन है। ये आइसोकॉन कर्व है, ये किसका फंक्शन है, डब्ल्यू एल और आर के। डब्ल्यू एल मतलब वेजेस लेबर, आर के रेंट कैपिटल। नाउ चेंज इन प्राइस लाइन, प्राइस लाइन में चेंज क्यों आता है, प्राइस लाइन में दो तरह से चेंज आता है, एक तो लेबर और कैपिटल की वजह से, और दूसरा टोटल कॉस्ट की वजह से।
ये जो चेंज है ये लेबर की वजह से दिखा रहे हैं, लेबर की लाइन के ऊपर चेंज दिखा रहे हैं। ये कैपिटल की लाइन के ऊपर चेंज दिखा रहे हैं, तो ये कैपिटल का चेंज हो गया। और ये टोटल कोस्ट का ही चेंज दिखा रहा है, तो कोस्ट ही बदल दी। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तीनों का चेंज दिखा दिया। लेबर का चेंज सिर्फ लेबर को चेंज करेंगे, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल को चेंज करेंगे, और टोटल कोस्ट में कोस्ट ही चेंज कर देंगे। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम वो पॉइंट जहाँ पे कैपिटल और लेबर मैक्सिमम आउटपुट दे रही है, वो पॉइंट क्या होगा? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। ये रहा। ठीक है, ये लाइन है। यहाँ पे हमारी जो है लेबर और कैपिटल दोनों क्या है? बराबर है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जैसे कैपिटल और लेबर बढ़ती जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी शिफ्ट होता रहेगा। रिटर्न टू स्केल आ गई। रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है? कि कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर में रिटर्न टू फैक्टर किया था, उसमें मार्जिनल कोस्ट का पॉइंट था। इसमें क्या है कि सबके सब फैक्टर क्या है? चेंज हो सकते हैं, कोई भी फैक्टर क्या है? फिक्स्ड नहीं है। तो इसकी शेप कैसी है? ये वाली। इसके भी तीन फीचर हैं: इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग में ये शो हो रहा है कि इंक्रीज हो रही है, ऊपर चली, ऊपर शिफ्ट हो जाती है आइसोकेन कर्व। कांस्टेंट में दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर है, जित इतने पे ही शिफ्ट होगा, इसमें डिफरेंट बराबर नहीं है। ठीक है, ज्यादा पे शिफ्ट हुआ है इंक्रीजिंग, इसमें कांस्टेंट। और डिक्लाइनिंग में ये शिफ्टिंग, ये वाला, ये डिक्लाइनिंग का केस है कि एकदम से यहां से यहां चली गई। ये कांस्टेंट की कांस्टेंट पे ही शिफ्ट हो रही है, और ये इंक्रीजिंग की यहाँ था और ये इतना इंक्रीज हो गया। हाँ जी, हमारे चैप्टर 6 और 7 कंप्लीट हो गए हैं आज। चैप्टर 8 विल बी कंटिन्यू टुमारो। किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।